हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज अपना पहला क्लास है बैच का, तो यू गाइस मस्ट बी एक्साइटेड, राइट? और आपको होना भी चाहिए, ठीक है? तो गाइस ऐसा है कि आज अपन चालू कर रहे हैं अपना टैक्स का पहला लेक्चर एंड पहला चैप्टर, दैट इज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है सर, आप लोगों ने अपना बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख रखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू दिया था कि पेपर किस हिसाब से आता है, राइट? तो गाइस चलो बिना किसी देरी के अपन फटाफट से चालू करते हैं। गाइस माई सेल्फ सी वेदांत बजाज एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो ब्रेस योर सेल्व्स, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, राइट? चलो सर, सबसे पहला सवाल बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सर ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में पहली चीज़ दिमाग में जो आती है कि टैक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, क्यों हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कौन है वो जो हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है? हमसे टैक्स कलेक्ट करने के बाद हमको क्या मिलता है, राइट? ऑल्सो हमसे कितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कब किया जाता है, राइट? ये सारे क्वेश्चंस का अपने को आंसर मिलने वाला है इस बेसिक्स के चैप्टर में। ठीक है गाइस, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको बता देता हूं कि टैक्स का मतलब कुछ नहीं होता। टैक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। इस सोसाइटी में अगर रहना है, इस कंट्री में अगर रहना है, इंडिया में रहना है, तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज पेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। समझ में आया क्या सर? तो सर ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये हम पे करते हैं, तो हम ये किस टाइप से पे करते हैं? तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है ना, ये आप दो टाइप से पे करते हो। एक होता है आपका इनकम टैक्स एंड दूसरा होता है सर आपका जीएसटी। आप जो सरकार को टैक्स का पेमेंट करते हो, जो कि इवेंचुअली आपके ही बेनिफिट के लिए यूज होता है, वो पे करने का जो तरीका होता है, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करने का तरीका होता है, सरकार आपसे वो कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स का मतलब होता है सर ऐसा टैक्स जो कि आपकी इनकम पे लगाया जाता है, और जीएसटी का मतलब वो होता है जो कि प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, जो अपन खरीदते हैं ना, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बॉट बाय द कस्टमर, उस पे लगाया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है, ठीक है, वहां पे आप बर्डन जो होता है ना टैक्स का, शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन सर जीएसटी में बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अच्छा, बर्डन कैन बी शिफ्टेड का मतलब क्या सर? बर्डन कैन बी शिफ्टेड का मतलब देखो, डिटेल में तो आप जीएसटी में पढ़ोगे, बट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि जीएसटी में क्या होता है, एक क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट नाम की चीज़ होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है? इसका क्या मतलब सर? और ये बर्डन शिफ्टेड का क्या मतलब? सर एक समझ के चलो, एक होता है मैन्युफैक्चरर, वो सामान बेचता है होलसेलर को, वो सामान बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर सामान बेचता है सर एंड कंज्यूमर को। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेचता है, तो होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करता है। ठीक है सर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करता है। रिटेलर जब होलसेलर से माल खरीदता है, तो रिटेलर होलसेलर को जीएसटी पे करता है। तो इसका मतलब तो सर बार बार जीएसटी आ रहा है, ऐसा नहीं होता। देखो, होलसेलर ने अगर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करा, तो जब वो रिटेलर से जीएसटी कलेक्ट करता है ना, तो सरकार को पहुंचाने के पहले वो अपना क्रेडिट, जितना जीएसटी वो ऑलरेडी जमा कर चुका है, वो उतने अमाउंट का क्रेडिट रख लेता है। ठीक है, तो इवेंचुअली जीएसटी किसने पे करा? रिटेलर ने करा। अब रिटेलर बाद में आपका एंड कंज्यूमर से जो है जीएसटी कलेक्ट करता है, और जो जीएसटी एंड कंज्यूमर से कलेक्ट करता है, उसमें से अपना क्रेडिट रखने के बाद वो बचा हुआ पैसा सरकार को दे देता है। तो आप ये बताओ कि टैक्स का जो एंड कंज्यूमर है, मतलब टैक्स का जो बर्डन है, वो कौन बेयर कर रहा है? सर एंड कंज्यूमर बेयर कर रहा है। तो मतलब पूरी सप्लाई चेन में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। अरे यस और नो? हाँ जी सर, हम अपना टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो सर,
तो यहाँ तक अपने को समझ में आया कि क्या समझ में आया सर? अपने को ये समझ में आया कि टैक्स का जो मतलब होता है इट इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। इस सोसाइटी में अगर रहना है तो यहाँ रहने के लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा। वो कॉस्ट पे करने के दो तरीके होते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। इनकम टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे लगने वाला टैक्स अमाउंट होता है जहाँ पे आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, और जीएसटी में प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है वो होता है सर इनडायरेक्ट टैक्स। सर हम तो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, बट क्या सर 1961 के पहले, ठीक है, 1961 के पहले कोई इनकम टैक्स एक्ट नहीं था क्या? उसके पहले क्या टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे ना सर? तो इसकी शुरुआत अपन कहाँ से कर रहे हैं सर? 1860 के भी पहले से, जब कोई ऑर्गेनाइज्ड इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था। ठीक है, सब अपने हिसाब से जो है कस्टम्स ड्यूटीज देने के जगह पे पैसे ना दे के कुछ मटेरियल दे देते थे, इन काइंड दे देते थे। ठीक है, पहले ऐसे ही चलता था कि अगर सरकार को पैसों की ज़रूरत है तो पैसे नहीं, चलो तुम मेरे तरफ से सोना चांदी ले लो, मेरे तरफ से तुम अनाज ले लो, ऐसे कर करा के जो है टैक्स पे किया जाता था। राइट, 1860 में इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1860 पास हुआ। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पास करा, जहाँ पे लैंड और प्रॉपर्टी पे टैक्स भरना पड़ता था। अगर आप कोई प्रोफेशन में हो या कोई ट्रेड हो आपको टैक्स भरना पड़ता था। सिक्योरिटीज़ या एन्युटीज़ में अगर आप पैसा बनाते हो उस पर टैक्स भरना पड़ता था। आपको अगर सैलरी या फिर पेंशन मिलती थी तो उस पर भी टैक्स भरना पड़ता था। बट जो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स था वो 5% का था। ठीक है सर, जैसे जैसे समय बीता 1865 से 1917 के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होते थे इनकम टैक्स में। तो ये मल्टीपल फ्रीक्वेंट चेंजेस से परेशान होके, ठीक है, क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने नया एक्ट लाया, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, 1918, राइट, इनकम टैक्स एक्ट 1918 में लाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट था। इसमें हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ रही होगी, जिसके वजह से सर आपने 1922 में एक इनकम टैक्स एक्ट लाया, एंड दिस वाज द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न इनकम टैक्स लॉ। और ये जब आया था ना 1922 में, तो ये थोड़ा सा पुराने स्टाइल का नहीं बल्कि थोड़ा मॉडर्न लुक था इस एक्ट का। ठीक है सर, तो ये भी चल रहा था थोड़े टाइम तक। 1947 में जब सर इंडिपेंडेंस हुआ अपना, ठीक है, तो अपन लोगों ने ना 1922 के एक्ट को बेस लेके अपना खुद का नया एक्ट बनाया। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करा। राइट, उसके बाद में सर 1961 में अपना फाइनली जो अभी तक के चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 बना। एंड ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, उसके बाद हर साल थोड़े थोड़े टाइम से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, हर साल नए बजट के थ्रू अमेंडमेंट्स आते हैं। ठीक है, एंड आज की डेट तक सर अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है। हो सकता है आप जब ये क्लास देख रहे हो तो ऐसे तो 2025 वाला इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन सर आप लोगों का शायद हो सकता है आखिरी अटेम्प्ट हो जब आप 1961 वाला एक्ट पढ़ने वाले हो। तो ये एक मैंने ब्रीफ आपको आइडिया दिया, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, इस पे कुछ मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है, ये मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है सर, हमने सर देखा कि टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स, पता चल गया। वाई इज टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम अस, हमको टैक्स, हमारे से टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है। उसके पीछे का कारण है कि सर सरकार अपने को बहुत सारी सुख सुविधाएं देता है, वो सुख सुविधाएं देने के लिए पैसा लगता है। तो पैसा आएगा कहाँ से मेरे भाई? पैसा आएगा आप लोगों की जेब से। ठीक है, तो आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है और आपको ये फॉलोइंग सुख सुविधा दी जाती है, जैसे कि इंडियन डिफेंस। सर इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, बहुत तगड़ा है बॉस। अब ये वो इंडिया नहीं है, अब ये वो इंडिया है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, बराबर है क्या? तो इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, अगर आप सुख चैन से सो पा रहे हो, ठीक है, रात में आपको बहुत अच्छी नींद आ पा रही है, तो वो इसलिए आ रही है बिकॉज अपने जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, अपने सोल्जर्स बॉर्डर पे खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं सो दैट उनके कंट्री के लोग यानी आप जैसे मेरे जैसे लोग चैन से सो सके। ठीक है सर, इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंडियन डिफेंस का जो सिस्टम है, ठीक है, आपको डिफेंस की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा सर आपको जो एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बराबर है, सब धोनी तो नहीं बनेंगे ना, तो तुमको तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए पैसा लगता है। सिमिलरली हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अरे मेरे भाई अगर ठीक नहीं रहेंगे, अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, राइट, तो फिर अपन अपने कंट्री को और आगे कैसे लेके जाएंगे?
अपन कंट्री का नाम कैसे बड़ा करेंगे, अपन इस कंट्री को एकदम हाईएस्ट लेवल की कंट्री कैसे बनाएंगे, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाएंगे, उसके लिए बहुत बढ़िया हेल्थ केयर स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो इतना अच्छा अगर हेल्थ केयर स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए भी पैसा लगता है। लाइकवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सर इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपके पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, आप कैसे जा सकते हो सर, आप रोडवेज से जा सकते हो, रेलवेज से जा सकते हो, एयरवेज से जा सकते हो, वाटरवेज से जा सकते हो। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास डैम्स होते हैं, ठीक है, फिर आपके पास ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं। ठीक है, ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें होती है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब, सरकार को चीज़ें तो देने के लिए बहुत ज़्यादा है, बट पैसा का जो इनफ्लो है वो कहाँ से रहेगा, वो तो कम है ना, इतना ज़्यादा तो इनफ्लो नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे तगड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, दैट इज टैक्स। टैक्स के थ्रू वो सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो लोन वोन वगैरह ले रहे हैं, उसके अलावा टैक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनकम, मतलब मोस्ट ऐसा बोलो कि जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया कि टैक्स क्या होता है और हमसे टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है। सर टैक्स कलेक्ट करता कौन है वो लोग जिनके पास इतनी ताकत है कि हमसे टैक्स कलेक्ट कर ले। सर आज तक हमारे बाप की इतनी हिम्मत नहीं हुई, बाप पे जाना नहीं। वो तुमको भी पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, आर्टिकल 265 जो है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 265 में एक मिनट में, जो 246 265 में कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, आर्टिकल 265 देखो, आर्टिकल 265 जो है ना, उसने बोला है ये चीज़ क्लियरली कि जिसके पास अथॉरिटी ऑफ द लॉ है ना, वही आप लोगों के ऊपर टैक्स लेवी कर सकते हैं और वही लोग आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जिसके पास लॉ के द्वारा अथॉरिटी है वही लोग टैक्स लेवी कर सकते हैं, वही लोग टैक्स कलेक्ट भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। सो अकॉर्डिंगली फॉर द लेवी ऑफ एनी टैक्स अ लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात सर। अब आर्टिकल 265 में ही ना, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने टैक्स लेवी करने का और टैक्स कलेक्ट करने का पावर जो है वो दिया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है ना, वो लोगों को एम्पावर किया गया है आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के थ्रू कि भाई साहब आप लोग ना लॉ बनाओ टैक्स के ऊपर और उसको एग्जीक्यूट भी आप लोग ही करो, मेक श्योर उसको अच्छे से रेगुलेट करो। तो आर्टिकल 246 में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो दे दिया, बराबर है, लेकिन सर जब दो लोगों को पावर देते हो तो हो सकता है आपस में डिस्प्यूट हो सकता है वो लोग आपस में लड़ाई झगड़े करें कि नहीं मेरे पास पावर है, मैं बनाऊंगा लॉ, तू नहीं बनाएगा लॉ, ऐसे सब झगड़े ना हो, इसीलिए आर्टिकल 246 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा 7th शेड्यूल। और 7th शेड्यूल में क्या बोला सर, 7th शेड्यूल में बोला हम 3 लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है सर, उन्होंने बोला कि हम 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाएंगे। पहला लिस्ट होगा सर यूनियन लिस्ट, दूसरा लिस्ट होगा सर स्टेट लिस्ट, तीसरा लिस्ट होगा सर कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट में वो सारी चीज़ें आएगी जहां पे उन मैटर्स पे लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होगा। किसके पास होगा सर, पार्लियामेंट के पास होगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। और ये वाले जो कॉन्करेंट लिस्ट की चीज़ें हैं उस पर पावर दोनों के पास होता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ देखो सर, यूनियन लिस्ट में एंटायर कंट्री और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री पे जो लॉ बनाया गया है ना, यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स है उस पे जो लॉ बनाया गया है वो एंटायर कंट्री और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉ बनाने का पावर है पार्लियामेंट के पास। जैसे कि इनकम टैक्स, डिफेंस, रेलवेज। एक एग्जाम्पल समझो, मैंने अगर 10 लाख रुपए कमाए तो मैं चाहे नागपुर में कमाऊँ चाहे मैं चंडीगढ़ में कमाऊँ, मुझे टैक्स सेम लगेगा। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैंने सेम जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। ठीक है, सब कुछ अगर मेरा सेम है तो मेरे को जो टैक्स अमाउंट है वो भी सेम आएगा। ऐसा नहीं कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। सिमिलरली अगर आप डिफेंस देखो तो थ्रू आउट द कंट्री सबके लिए इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि इधर हम ज़्यादा डिफेंस सर्विसेज देंगे, ऑफकोर्स वो तो डिमांड के बेसिस पे होता है ना। जिधर हाई रिस्क प्रोन एरिया है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है। ठीक है, रेलवेज, आप नागपुर से मुंबई की टिकट नागपुर में बैठ के कराओ या चेन्नई में बैठ के कराओ, प्राइस ऑफ द टिकट विल रिमेन सेम, क्योंकि रेलवेज कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट जहाँ पे लॉ बनाने का पावर होता है पार्लियामेंट के पास। बहुत अच्छी बात सर। स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ सर, तो यहाँ पे जो इस लिस्ट में जो भी चीज़ें आती है उस पर लॉ बनाने का पावर और एग्जीक्यूट करने का पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास।
और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉ होते हैं वो विद इन द स्टेट और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है क्या सर? विद इन द स्टेट और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल, सर गुजरात इज अ ड्राई स्टेट बट महाराष्ट्र इजंट। सर पुलिस, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस, मुंबई पुलिस। सर देखा है आपने रोहित शेट्टी की मूवी में मुंबई पुलिस, गोवा पुलिस। सर वो क्यों बोलते हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पुलिस भी जो है ना ये स्टेट का मैटर होता है। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम, कहीं कहीं एग्रीकल्चर इनकम, जनरली तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है बट इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। तो अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर, ठीक है, टू मेक लॉज ऑन दीज पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ दिस लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे कॉमन एजुकेशन। सर आप देखो, अगर आप महाराष्ट्र में हो, मैंने मेरी पूरी स्कूलिंग राइट सिंस प्री नर्सरी टू क्लास 12th, ठीक है, एक स्कूल से करा है एंड दैट इज अ सीबीएसई स्कूल। ठीक है। अब उस पर सीबीएसई स्कूल है तो लॉ बनाने का पावर किसके पास है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट मेरे ही सिटी में नागपुर में बहुत सारे स्टेट बोर्ड स्कूल्स भी हैं, वहां पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है सर? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। राइट। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसपे पावर लॉ बनाने का दोनों के पास होता है, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज वाई वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होता है। क्लियर है क्या सर? अरे हाँ या ना तो बोलो। देखो सर, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। अपन ने पहला पेज पढ़ लिया। सर हमने बोला कि आर्टिकल 366 में, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 366 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टैक्स का मतलब होता है इट इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट, चाहे जनरल हो, लोकल हो, स्पेशल हो, एंड टैक्स शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। सर ये सब बकवास मत करो, आसान भाषा में बताओ। आसान भाषा में टैक्स का मतलब होता है सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। आप जैसे लोग, अपने जैसे लोग जो इस कंट्री में रहते हैं, सबको बेनिफिट और सुख सुविधा देने के लिए जो खर्चा आता है, इसलिए हम आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है इट इज डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एंड देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। राइट। इफ द टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जाम्पल जीएसटी या फिर कस्टम्स ड्यूटी। राइट। कोई चीज को अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगता है। इन दिस केस ऑफ टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन। समझ में आया? मैंने एक जगह से लिया, उधर जीएसटी पे करा, सामने वाले को चिपकाया, उससे जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तो मैं बर्डन शिफ्ट कर सकता हूँ। क्यों लेवी किया जाता है? डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड्स एंड डैम्स, ऐसी सुख सुविधा देने के लिए। ठीक है। सो रीजन फॉर द लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है। फिर पावर टू लेवी टैक्सेस मैंने बताया आर्टिकल 265 में इनको दिया हुआ है। दोनों लड़ाई झगड़े ना करे इसलिए आर्टिकल 246 में जो है सर, सॉरी, आर्टिकल 265 में बोला है कि नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब अथॉरिटी ऑफ लॉ किसको दिया है? आर्टिकल 246 में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। लड़ाई झगड़े ना करे इसलिए 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई। ठीक है। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। राइट। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, ठीक है, लिस्ट 1, उसका एक एग्जाम्पल हो गया। फिर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एंट्री नंबर 46 है ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया। चौथा जो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। अब देखो सर, ये जो बातें अपन कर रहे हैं ना, ये एकदम बेसिक लेवल की बातें हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। और मैं एकदम से आपको बोलूँगा कि चलो निकालो अपनी कॉपी और इस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। राइट। तो थोड़ी इधर उधर की बातें करनी पड़ रही है, और इधर उधर की क्या, जो मॉड्यूल में है, जो अपने नोट्स में है, वही अपन बात कर रहे हैं। सर सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि आपने जो ये इनकम टैक्स लॉ बनाया है, इसको बनाया कहाँ से? व्हाट इज द सोर्स बिहाइंड दिस लॉ? तो सर सबसे बड़ा सोर्स तो है इनकम टैक्स एक्ट। सर हमको पता है एक्ट का मतलब एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। राइट। एक्ट छोटा टर्म होता है, लॉ इज अ वाइडर टर्म। तो एक्ट को जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको हमने यूज़ किया है। हर एक्ट की तरह इसके लिए भी एक रूल्स बनाए जाते हैं। हर एक्ट के रूल्स होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक्ट में ऐसा लिखा होता है बहुत जगह, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। वेयर इज इट प्रिस्क्राइब्ड?
एक्ट में तो तुमने लिखा नहीं, इतनी पेनल्टी लगेगी एज में भी प्रिस्क्राइब। अबे कितनी, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको एक्ट में नहीं मिलती, बट वो एज में भी प्रिस्क्राइब बोलकर वो लोग रूल्स में देते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का करस्पॉन्डिंग एक रूल्स अपन पढ़ते हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इसके अलावा सर फाइनेंस एक्ट आता है हर साल, आपने देखा होगा सर 1 फरवरी को बजट आता है, और जिस साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस साल में 2 बार बजट आता है, क्योंकि जब पार्टी चेंज होती है या रिजल्ट आता है इलेक्शन का, तो फिर भाई अगर कोई नई पार्टी आ गई, भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, चलो पॉलिटिक्स में नहीं जाते, तो अगर कोई नई पार्टी आ गई तो ऐसे केसेस में सर आप लोगों को हो सकता है पार्टी की आइडियोलॉजीज अलग होंगे, बराबर। तो ऐसे केस में उन लोग अपना रिजल्ट आने के बाद, पार्टी जब नई फॉर्म होती है उसके बाद फुल फ्लेजेड बजट लाते हैं जून या जुलाई के महीने में, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट की बात हो गई। उसके बाद सर सर्कुलर और नोटिफिकेशंस नाम की एक चीज़ होती है, ये क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और साथ ही साथ केस लॉस, ये तो आप फाउंडेशन में पढ़े हो, राइट, आपने पढ़ा है इनकम टैक्स सी फाउंडेशन लॉ में कि केस लॉस नाम की चीज़ होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आपका इनकम टैक्स लॉ बनाया गया है, बराबर है सर। अब अपन एक एक करके इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इट्स ओनली दैट मच इम्पॉर्टेंट जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद इसको आप एक बार रीड दोगे और ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अगर मैं बात करूँ तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, 1 अप्रैल 1962 को ये इन फोर्स आया। तो लेकिन सर इसका नाम तो 1961 है, अरे मेरे भाई एक्ट 1961 में बना, बट ये अप्लाई तो अब 1 अप्रैल 1962 से होगा ना, राइट। इसमें कुल मिला के 1 से लेके 298 सेक्शंस है। क्या आप बात कर रहे हो सर, सिर्फ 298 सेक्शंस है क्या? यहाँ लिखा है 1 to 298, बट अंदर ही अंदर इतने सारे सेक्शंस है कि टोटल आपका जो सेक्शन का नंबर है वो 600 प्लस है, राइट सर, वो 600 प्लस सेक्शंस है। एंड साथ ही साथ 16 शेड्यूल्स भी है, राइट। अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसमें 536 सेक्शंस है एंड 16 शेड्यूल्स है, राइट सर। चलो इसके बाद एक्ट में ना सेक्शंस होते हैं, ठीक है सर। जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, ये तो आपने लॉ में भी पढ़ रखा होगा बट फिर भी सुन लो, मैंने लिख दिया 10, ठीक है। तो ये हो गया सर सेक्शन 10, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, सेक्शन 10। अगर मैं ब्रैकेट में 1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है सबसेक्शन 1, उसके आगे मैं अगर ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है क्लॉज ए, और इसके आगे अगर मैं रोमन में 1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है सब क्लॉज 1, राइट। ऐसे रीड किया जाता है पूरी सीरीज को, या तो इसको ऐसे बोलो सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। एक्चुअल रीडिंग तो जो लॉ में होती है ना, वो टेक्निकल रीडिंग इस तरीके से होती है भाई साहब। जैसे कोर्ट में अगर कोई बोल रहा है तो वो ऐसे बोलेगा, सर मैम एज माय लॉर्ड एज पर सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। तुम तो इसमें ही रह जाओगे, ये कौन किधर लेके जा रहा है, कौन सा सेक्शन कौन सा क्लॉज, उल्टा बोल दिया ना। लेकिन अपन कैसे बोलते हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, ठीक है। तो हर एक्ट की तरह इसमें भी सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉजेज होते हैं। बहुत बढ़िया सर। प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोविजोज एंड एक्सप्लेनेशन? सर एक्सप्लेनेशन तो नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का अपने को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो रूल में लिखा होगा, जो प्रोविजन में लिखा होगा। बट सर ये प्रोविजो का मतलब क्या? सर प्रोविजो का मतलब ये होता है कि भाई साहब प्रोविजन की क्लियर लाइन बोल रही है, ठीक है, कि एवरीबडी विल गेट अ कैडबरी सिल्क, ठीक है। बट अगर उसके आगे मैं ऐसा लिख देता हूं, प्रोवाइडेड दैट दे शुड स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम, तो प्रोवाइडेड दैट डाल दिया आपने। मतलब पहला आप बोल रहे हो कि प्रोविजन बोल रहा है सबको कैडबरी सिल्क मिलेगी, बट उसमें एक प्रोवाइडेड दैट आपने एक कंडीशन अटैच कर दी। तो बेसिकली वो जो कंडीशन है, वो जो एक्सेप्शन है ना, वो होता है प्रोवाइडेड दैट। उसको ऐसे रीड किया जाता है प्रोवाइडेड दैट, ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको बोला जाता है प्रोविजो, ठीक है सर। परफेक्ट। चलो ये सब जो बातें हो रही है ना, क्या इस पर सवाल आएगा क्या? नहीं सर इस पर सवाल नहीं आता, बट ये आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। अगला होता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 जो होता है ना, सीबीडीटी जो होता है, सीबीडीटी यानी कि एक बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं सर? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस,
ठीक है। ये सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इंडियन कंट्री में इनकम टैक्स जो भी डायरेक्ट टैक्स है उसको आपको रेगुलेट करना है। आप लोग हैं जो इसको एडमिनिस्टर करने वाले हो डायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। सो सीबीडीटी हैज द अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर जी, सरकार ने 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट तो बना दिया, बट इस एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस एक्ट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी होती है सीबीडीटी की, ठीक है। तो दीज रूल्स आर कलेक्टिवली नोन एज इनकम टैक्स रूल्स 1962। उस एक्ट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए सीबीडीटी के पास ताकत होती है कि वो रूल्स बना ले, ठीक है, और उस रूल्स को एग्जीक्यूट करें। तो वो रूल्स कुछ नहीं है बल्कि आपके इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962 है, ठीक है। जैसा सब सेक्शन में पढ़ा आपने, रूल्स में भी सब रूल्स होते हैं, प्रोविजोज होते हैं एंड एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। और जनरली आपको अगर एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए सारी चीज़ों की, तो ऐसा बोला जाता है कि आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इट शुड बी रेड विद द रूल्स, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज द रूल्स ऑफ 1962 शुड बी स्टडीड टुगेदर फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है सर। चलो, ये भी समझ में आ गया, बेसिक बातें हो रही है। फाइनेंस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो अपना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, इसको एनुअल बेसिस पे अपडेट किया जाता है थ्रू अ फाइनेंस एक्ट। हर बार तो हम नया एक्ट पास नहीं कर सकते ना, हमको अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस लाने हैं तो हम इतना बड़ा एक्ट नया तो पास नहीं करेंगे। एक एक्ट पास करने में बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, ठीक है, बोथ द हाउसेस के कंसेंट लगते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अमेंडमेंट लाते हैं, और अमेंडमेंट लाने के लिए हम छोटा सा फाइनेंस एक्ट बनाते हैं। वो मतलब एज कम्पेयर टू द इनकम टैक्स एक्ट, वो फाइनेंस एक्ट छोटू सा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता पास होने में, और बहुत ज़्यादा लफड़े भी नहीं होते, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट हर साल आता है। फाइनेंस एक्ट में होता क्या है जनरली सर, चार शेड्यूल्स होते हैं। इसका जो पहला शेड्यूल होता है वो क्या बात करता है, ब्रॉडली टॉक्स अबाउट द टैक्स ईयर्स ऑफ द करंट असेसमेंट ईयर, कि इस साल में क्या टैक्स रेट चलेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक होता है टीडीएस नाम की चीज़, कि आपका हम टीडीएस काटते हैं, आपको हम कोई पेमेंट कर रहे हैं ना, तो आपका अगर सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम आपका टीडीएस काट के पेमेंट करते हैं, राइट। उसका आपको बाद में रिफंड मिलता है, मैं सब चीज़ें आगे समझाऊंगा। बट टीडीएस की क्या रेट होगी वो इस साल में, वो फाइनेंस एक्ट में अगर अपडेट करनी है तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अपडेट होती है। टैक्स रेट्स फॉर द सैलरी टीडीएस एंड एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन, एक एडवांस टैक्स नाम की चीज़ होती है, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। इन सारी चीज़ों की बेसिकली रेट्स क्या रहने वाली है, ठीक है। एंड अगर हमको कोई पर्टिकुलर इनकम से, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करने के रूल्स में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो ये सारी चीज़ों में अगर कोई भी बेसिकली चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, अपडेट्स है, डिलीशंस है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती है, फाइनेंस एक्ट से पता चलती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ये इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है, इसमें अगर आपको कोई चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस लाने के लिए आप फाइनेंस एक्ट पास करते हो, और उस फाइनेंस एक्ट के तहत आपके इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट ला दिया जाता है, राइट है सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि सरकार ने एक लॉ बनाया, बराबर, ठीक है सर, बट उस लॉ को इंटरप्रेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपको ही नहीं, जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है ना, उन लोगों को भी कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, मतलब दे आर कन्फ्यूज्ड कि जेन्युइनली ऐसा ही है क्या, हम जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब यही है क्या जो हम समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो जो लॉ मेकर्स होते हैं ना, उन लोग आपकी हेल्प करते हैं इन सारे डाउट्स को क्लियर करने में। उसके लिए वो लोग देते हैं सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन। तो गाइज ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ सर्कुलर की, तो सर्कुलर जो होता है ना, वो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट के लिए होता है, सरकारी बाबू लोगों के लिए होता है सर्कुलर। जैसे एक आपने देखा होगा आपके सिटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, राइट, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको अगर इनकम टैक्स एक्ट में कुछ लफड़ा है, उनको अगर कुछ डाउट आ रहा है, तो वो लोगों के उन क्लैरिफिकेशन, उन डाउट के बदले में क्लैरिफिकेशन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सीबीडीटी जो है यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, वो लोग सर्कुलर इशू करते हैं, राइट, उनके खाली डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। सो सीबीडीटी इशूज सर्कुलर्स टू एड्रेस द स्पेसिफिक इशूज एंड क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्या बात है सर। सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट बट नॉट ऑन द असेसी। असेसी कौन, असेसी वो जो टैक्स भरता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान के चलो आप और मैं टैक्स भर रहे हैं, तो कोई सर्कुलर आया है ना, तो इट विल बी बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, वो उन लोगों पे लागू होगा, अपने लोगों पे लागू नहीं होगा वो। तो क्या मतलब सर, अपने को नहीं मिलता क्या वो, नहीं, वो आपको नहीं मिलता, वो जो है, अच्छा, वो आता पब्लिक डोमेन में है, आप लोग भी अगर चाहो तो सर्कुलर पढ़ सकते हो सरकार की वेबसाइट पे जाके, बट वो आता है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए,
राइट। हाँ, लेकिन वो ऑल्दो वो डायरेक्टली अपने को एड्रेस नहीं कर रहे, बट अपन उस सर्कुलर का यूज लेके, ठीक है, कोई रिप्लाई बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स एक्ट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कभी नोटिस आता है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कुछ लफड़ा करा, आपको नोटिस आया, बट ऐसा आपको नोटिस आने के बाद पता चल रहा है कि ये नोटिस के जो ग्राउंड्स है ना, ये तो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। कैसे सर बेबुनियाद कैसे? सर बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि इन लोग के रिसेंट सर्कुलर के हिसाब से इन लोगों ने अपनी खुद की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि इनका सर्कुलर तो कुछ और बोलता है और ये लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो है, ऐसे केसेस में जो है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऐसे केसेस में जो है अपन उस सर्कुलर को यूज कर सकते हैं कि देखो सर, आपके इस सर्कुलर में आप लोगों ने खुद ने ये चीज मेंशन करी है और अब आप उसका कॉन्ट्राडिक्टरी नोटिस हमको बना के पकड़ा दी है। उस मामले में अपन सर्कुलर को यूज जरूर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन अस। ठीक है सर। उसके बाद नोटिफिकेशंस जो होते हैं, दीज आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द सीबीडीटी। नोटिफिकेशंस इन जनरल सबके लिए होता है। अपने को अगर कोई अपडेट, लेटेस्ट अपडेट से सरकार को अगर नोटिफाई करना है, सो दे डू इट विद द हेल्प ऑफ द नोटिफिकेशंस। क्लियर है बॉस? ठीक। इसके बाद आता है सर लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स। लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स का क्या मतलब सर? लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स का मतलब होता है पुराने केस लॉ। मान के चलो आज से 10 साल पहले एक केस हुआ था, ठीक है, तो उस केस का कुछ जजमेंट आया होगा, राइट। अब केस कहाँ चलता है? केस चलता है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, राइट। मान के चलो हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है, तो हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में 2 हाई कोर्ट होते हैं। हो सकता है आपने लॉ में पढ़ा होगा ये चीज़, बराबर है कि नहीं? लॉ में हो सकता है आपने पढ़ा होगा, जैसे महाराष्ट्र में 2 हाई कोर्ट है, नागपुर में है, बॉम्बे में है, ठीक है। चेन्नई में 2 हाई कोर्ट है, कोयम्बटूर में है, और एक सॉरी तमिलनाडु में 2 हाई कोर्ट है, चेन्नई में है और कोयम्बटूर में। तो जो हाई कोर्ट होता है, बेसिकली हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के थ्रू आउट द स्टेट वैलिड होते हैं, मतलब एप्लीकेबल होते हैं, उनके ऊपर नेशन वाइड नहीं, सॉरी स्टेट वाइड बाइंडिंग होते हैं। लेकिन सर जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं ना, वो थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल किया जा सकता है, कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप ओवर रूल नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि सर हाई कोर्ट में केस हारने के बाद सामने वाला बोलता है, हारने वाला इंसान, कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। तो खटखटा भाई, तू खटखटा सकता है। क्यों सर? क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल किया जा सकता है। पर जो एक बात सुप्रीम कोर्ट में जो प्रिंसिपल बेंच ने एक बार जजमेंट सुना दिया, ठीक है, वहाँ की जो एपेक्स बॉडी है उन्होंने जजमेंट सुना दिया, फिर भैया ठन ठन गोपाल, उसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं ना, जजमेंट्स होते हैं, इसको भी यूज़ किया जाता है लॉ बनाने में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो आज से 10 साल पहले अगर कोई केस हुआ था, ठीक है, जो कि बहुत फेमस केस है, से फॉर एग्जांपल, राइट, तो उसका अगर जजमेंट बनाया था सरकार ने, तो कभी ना कभी तब सरकार को बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा। जो ये सुप्रीम कोर्ट है, अपने जो जजेस हैं, इन लोगों को बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा कि ऐसा केस तो पहली बार हुआ है, राइट। तो तब उन लोगों ने सोचा कि भाई आगे चल के ऐसा केस वापस ना हो, और अगर हो भी तो हम किस बेसिस पे उनको जजमेंट सुनाएं। इसीलिए काम करो कि इन केस लॉस को भी यूज करके आप ना लॉ बना सकते हो। तो आप देखोगे कि आपके एक्ट में बहुत सारे केस लॉ के रेफरेंस होते हैं, वो इसी रीजन से होते हैं कि भाई आगे चल के अगर सेम लफड़ा हुआ तो इस केस लॉ के जजमेंट को बेस लेके अपन इनको जजमेंट सुना देंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। समझ में आया क्या? तो सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया में अपन ने सबसे पहले पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा सर आपका इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962। फिर अपन ने पढ़ा सर हर साल जो आते हैं फाइनेंस एक्ट। चौथा अपन ने देखा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, एंड द फिफ्थ वन इज योर लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। ब्रॉडली दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया इज मेड। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर है। इसके बाद अपन क्या करेंगे सर? इसके बाद अपन कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है सर। डेफिनेशन से मेरा मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपको आगे बार बार यूज होंगे, सो आपको वो चीज़ अभी से पता होनी चाहिए, ठीक है सर। ब्रॉडली अपने को कितने डेफिनेशंस है जो यहाँ पढ़ने हैं बेसिक्स चैप्टर में? देखो, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, पर्सन और असेसी का पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे असेसमेंट क्या होता है। थोड़ा सा साउंड आ रहा है, एक सेकेंड।
इंडिया का डेफिनेशन और HUF का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अपने को 8 डेफिनेशन पढ़ने हैं, बराबर है सर, 8 डेफिनेशंस पढ़ने हैं। आ जाओ एक एक करके सारे डेफिनेशंस को निपटाते हैं। सर मैं अगर आपको बोल रहा हूँ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर काफ़ी एक दूसरे के देखो हैंड इन हैंड, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो आपको पता है कि सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। सर फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। यहाँ पे मैं जो भी इनकम कमाऊंगा उस पर मुझे टैक्स भरना है। और सर टैक्स कब भरना है? 25-26 में भर दोगे क्या? नहीं सर, 26-31 मार्च को तो मैं मेरी बुक्स फाइनलाइज करूंगा, तब जाके मुझे कहीं पता चलेगा कि मैंने 25-26 के साल में कितना प्रॉफिट किया है। तो इसका जो आप टैक्स भरते हो ना, वो आप पता है कब भरते हो? वो आप भरते हो सर इस साल में, अपकमिंग ईयर में आप टैक्स भरते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इस पे टैक्स भरते हो, राइट। तो जिस साल में कमाया वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आप टैक्स भर रहे हो वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। सिंपल भाषा में 25-26 में जो धंधा करके पैसा बनाया उस पे मैं टैक्स भरूंगा अगले साल, यानी कि जिसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। तो मेरी 25-26 की इनकम को असेस किया जाएगा, उसका असेसमेंट करके पता किया जाएगा कि कितना टैक्स भरना है इन द ईयर 26-27। ठीक है, तो इन शॉर्ट 12 महीने का पीरियड जहाँ पे सर आप पिछले साल की इनकम को असेस करके टैक्स कैलकुलेट करते हो वो असेसमेंट ईयर होता है, राइट। सो 12-month पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एवरी ईयर इज नथिंग बट योर असेसमेंट ईयर। इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सड इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, उस पर टैक्स लगता है इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 26-27 में। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया सर, क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? द ईयर इमीडिएटली, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले का जो साल होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। वाह सर वाह, ये तो आपने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी वाला डेफिनेशन बोल दिया कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, राइट। ऐसा नहीं है, अभी बात को ध्यान से समझो। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज योर प्रीवियस ईयर, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 12 महीने का पीरियड हो सकता है कि ये 12 महीने का पीरियड हो, ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरा पुराना बिजनेस चल रहा है, मैं 1 अप्रैल से बिजनेस कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर मान के चलो मेरा न्यू बिजनेस है और मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ 1 सितंबर को, तब उस केस में मेरा 12 महीने का प्रीवियस ईयर नहीं होगा, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि मेरा प्रीवियस ईयर खत्म 31 मार्च को होगा, बराबर है। लेकिन सर चालू कब होगा? सर हो सकता है ना कि मैंने मेरा धंधा चालू 1 सितंबर को करा था, उसके पहले मैं धंधा कर ही नहीं रहा था, उसके पहले मेरा CA फाइनल कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो मैंने अगर 1 सितंबर को बिजनेस चालू करा है तो मेरा जो प्रीवियस ईयर है इट विल बिगिन फ्रॉम 1st of September, right, 2025 and it will end on 31st March of 26. So the previous year may or may not be a 12-year period, but the assessment year will necessarily be a 12-year period. समझ में आया क्या सर? चलो, for a new business it starts from the date of setup and ends on 31st of March. If new source of income arises, the previous year starts from that date and ends on 31st of March. Clear? Perfect. अब आ जाओ आप लोग पर्सन के डेफिनेशन में। सर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में पर्सन के डेफिनेशन में आऊँ तो पर्सन के डेफिनेशन में क्या बोला है? कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है सर, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मेजर हो माइनर हो, साउंड हो अनसाउंड हो, ठीक है, वो इंडिविजुअल को आप पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। सर HUF मतलब HUF एक सेपरेट एंटिटी होती है। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर रहे, हमने एक HUF क्रिएट कर ली। तो वो जो HUF होती है ना, वो एक सेपरेट एंटिटी होती है जहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स उसमें HUF के मेंबर होते हैं, ठीक है। एंड एक हेड ऑफ द फैमिली इज द कर्ता ऑफ द HUF। तो HUF को भी आप पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। उसके अलावा अगर मैं फर्म्स की बात करूँ तो चाहे वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है। अगर मैं कोई कंपनी की बात कर रहा हूँ, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सर ये क्या होता है? सर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलके अगर एक छोटा मोटा काम कर रहा है, जहाँ पे वो पार्टनरशिप नहीं कर रहे, वो लोग कंपनी नहीं खोल रहे, बट वो लोग ने एक सिंगल वेंचर के लिए वो लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है,
वो होता है जॉइंट वेंचर, जिसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहाँ पे दो इंडिविजुअल या फिर एक इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप फर्म या एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिलके अगर कोई वेंचर कर रहे हैं तो वो जॉइंट वेंचर होता है, एंड दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सर आप, मैं और अपने जैसे 8-10 लोग मिलके क्लब खोलते हैं, रिक्रिएशनल क्लब खोलते हैं, तो वो जो मेंबर्स क्लब है इट इज़ नथिंग बट अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अपन ने पार्टनरशिप नहीं करी, अपन ने कोई धंधा खोलने के लिए कंपनी नहीं चालू करी, अपन ने तो बस एक ऐसे ही अपने सबके कॉमन पर्पस के लिए क्लब बनाया। तो ऐसे केसेस में वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, एंड दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ठीक है सर, आपके शहर में, मेरे शहर में, सबके शहर में म्यूनिसिपैलिटी होती है। ठीक है, अरे बाल्टी नहीं रे, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे नागपुर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला जाता है नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनएमसी, वैसे ही आपके भी सिटी में होगा। ठीक है, तो जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इट इज़ नथिंग बट अ लोकल अथॉरिटी, एंड वो भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सर यूनिवर्सिटीज़, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। पता नहीं आप जाते तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पता नहीं। वो होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एजेपी। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन भी आपके पर्सन के डेफिनेशन में आता है। समझ में आया क्या सर, क्या क्या आता है पर्सन के डेफिनेशन में? सर पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म्स, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्लियर है सर, ये हो गया आपका पर्सन का डेफिनेशन। क्या बात है सर, समझ गए। अगला आता है असेसी। जैसे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर गोज हैंड इन हैंड, वैसे असेसी एंड पर्सन ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड। जैसे आपने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा, तो वो कोई सा भी पर्सन हो, अगर एक पर्सन है हु इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है, या फॉर दैट मैटर एनी सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, एनी सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो उस पर्सन को बोला जाएगा असेसी। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार को कोई पैसे देने बाकी हैं, चाहे वो टैक्स के हो, इंटरेस्ट के हो, पेनल्टी के हो, कोई भी हो, उसको बोला जाएगा असेसी। ठीक है, तो मतलब अगर आप लोग इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे, राइट, तो क्या आप असेसी नहीं हो? बिल्कुल नहीं हो सर, आप असेसी नहीं हो, बट क्या आप पर्सन हो? हाँ, पर्सन तो रहोगे, क्योंकि आप एक माइनर भी हो ना, तो भी आप पर्सन तो हो। बट असेसी बनने के लिए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड असेसी। ठीक है सर, असेसी में इंक्लूड किया जाता है डीम्ड असेसी को। सर इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रोविजन होगा जिसमें मान लिया जाएगा कि तुम असेसी हो, तो उसके तहत यू विल बी डीम्ड टू बी एन असेसी। मान के चलो तुम लोगों को सरकार को कोई पैसा देना बाकी था, बराबर है सर, और तुमने फुलफिल नहीं करी उस टैक्स ऑब्लिगेशन को, तो तुमने डिफॉल्ट किया है, तो ऐसे केसेस में यू विल बी कंसिडर्ड असेसी इन डिफॉल्ट। क्लियर है सर? इसका मतलब तो ये हुआ कि सर एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट नॉट एवरी पर्सन इज एन असेसी। एवरी असेसी इज अ पर्सन, असेसी हो तो पर्सन तो बाय डिफॉल्ट आप हो ही, बट जस्ट बिकॉज यू आर अ पर्सन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप असेसी भी होगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक पर्सन हो बट आप हो सकता है टैक्स नहीं भरते होगे, तो फिर आप असेसी नहीं हुए ना, राइट। तो एवरी असेसी इज अ पर्सन बट नॉट एवरी पर्सन इज अ असेसी। समझ में आया क्या सर? अगला पॉइंट असेसमेंट का, द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग एन असेसीज इनकम इज नथिंग बट असेसमेंट। इट कैन बी अ नॉर्मल असेसमेंट, इट कैन बी रीअसेसमेंट ऑफ द प्रीवियसली असेस्ड इनकम। नॉर्मल असेसमेंट भी हो सकता है, प्रीवियसली असेस्ड इनकम का असेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, असेसमेंट इज नथिंग बट आपकी इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर होता है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, ठीक है। अगला टॉपिक है इंडिया। इंडिया का क्या डेफिनेशन होता है? तो सर इंडिया का डेफिनेशन देखो, मैं आपको इंडिया के मैप से बताता हूँ। इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है? इंडिया का डेफिनेशन होता है सर जी, आर्टिकल 1 के हिसाब से जो इंडिया की पूरी टेरिटरी है, ठीक है, आर्टिकल 1 के हिसाब से जो भी ये इंडिया की पूरी टेरिटरी है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो आपका इंडिया के डेफिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, साथ ही साथ सर आपका जो टेरिटोरियल वाटर्स है, ठीक है, वो भी आएगा। उसके नीचे जो मिट्टी है, पानी के नीचे की जो मिट्टी है जिसको सी बेड बोलते हैं, वो भी आएगा। सी बेड के नीचे जो सबसॉइल होता है, यानी कि मिट्टी के नीचे की मिट्टी, वो भी आपके इंडिया के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है सर, उसके अलावा जो आपके स्पेसिफाइड मैरिटाइम जोन्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपके क्या होते हैं सर? ये भी आपके इंडिया के डेफिनेशन में आता है। और इन सबके ऊपर जो एयर स्पेस होती है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है सर, उसको भी इंडिया के डेफिनेशन में कवर किया जाता है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को आप? ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सबसॉइल, continental shelf and the exclusive economic zone, specified maritime zones under 1976 Act, and the airspace above its territories and water. Everything is covered in the India definition. ठीक है सर, क्लियर है क्या सरकार इंस्टीट्यूट आपको ये पूछने वाला है क्या कि एग्जाम में कि बताओ हमको इंडिया का क्या डेफिनेशन होगा? जी नहीं सर, आपके साथ कोई ऐसा सवाल नहीं करेगा, बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या सर? जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। चलो सर आ जाओ। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या मतलब होता है सर? सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है, एक मैंने आपको बताया था कि एक सेपरेट एंटिटी, ठीक है, बिजनेस करने के लिए अपन इंडिविजुअल के फॉर्म में नहीं करते, एक सेपरेट एंटिटी खोल के करते हैं, वो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो व्हाट डज दैट मीन सर? सर इसका मतलब एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझो कि मैंने अकेले ने पहले एक HUF चालू करी, ठीक है, मैंने क्या करा सर, मैंने मेरा एक धंधा चालू करना था, तो मैं अभी अकेला हूँ, ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई है, बट आगे चल के शादी होगी, राइट, तो मेरे को HUF क्रिएट करनी है। तो क्या मैं अभी HUF क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर, ज़रूरी नहीं है कि कम से कम 2 लोग हों आपके HUF में चालू करते वक्त, बिल्कुल अकेले कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के मेरी शादी होगी तो क्या मेरी वाइफ मेरे HUF की मेंबर बन सकती है? बेशक बन सकती है। ठीक है, तो आपके नीचे जितनी भी 4 जनरेशन्स हैं उसमें आप, आपकी वाइफ, आपका कोई लड़का, आपकी कोई लड़की, आपके लड़के की वाइफ यानी आपकी बहू, ठीक है, उनके बच्चे सब HUF में मेंबर बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ डॉटर बनेगी, डॉटर का हस्बैंड आपके HUF का मेंबर नहीं बनता और ना उनके बच्चे आपके HUF के मेंबर बनते हैं। क्लियर है सर? यहाँ तक समझ में आया कौन मेंबर बन सकता है? समझ गया सर, हमारे वाइफ, हमारी बहू, हमारे बच्चे, लड़का हो या लड़की, HUF के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, बट लीनियरली डिसेंडेंट होना चाहिए। जैसे अगर मेरे HUF है तो मेरे नीचे जो भी मेरी जनरेशन आएगी वो लोग HUF के मेंबर बनेंगे। क्या मेरी बहन मेरे HUF की मेंबर बन सकती है? नहीं। क्या मेरे पापा बन सकते हैं? नहीं। क्या दादा बन सकते हैं? नहीं। लीनियरली डिसेंडेंट। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद ना जो भी HUF का मेंबर बनता है, ठीक है, सबका HUF में हिस्सा होता है, राइट, बट क्या सबको राइट टू पार्टीशन मिलता है? सबको HUF में क्या राइट टू पार्टीशन मिलता है क्या? नहीं सर, सबको नहीं मिलता। तो किसको किसको मिलता है? सर मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मेरे बेटे को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मेरी बेटी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो किसको नहीं मिलेगा? सर मेरी वाइफ को नहीं मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ मेरी डॉटर इन लॉ को यानी कि बहू को भी नहीं मिलेगा। क्लियर है सर? इसको बोलते हैं को पार्सनरी राइट। अब समझो यहाँ पे, अच्छा HUF जो होता है ना उसको डिफाइन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं किया, उसको डिफाइन किया गया हिंदू लॉ में, राइट, इट इज डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ। बराबर, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वैसे जैन अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, सिख अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है। सबको रेगुलेट करने के लिए हिंदू लॉ काम आता है। सर व्हाट अबाउट मुस्लिम्स? सर मुस्लिम्स का लॉ अलग होता है, तो उन लोगों के लॉ में अगर ऐसा कोई प्रोविजन होगा तो वो लोग वैसा अनडिवाइडेड फैमिली अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट इनकम टैक्स एक्ट में, हिंदू लॉ में उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट सर। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट but under the Hindu law. It is defined under the Hindu law. It consists of the males descendant from a common ancestor including their wives and the daughters. ठीक है, it consists of the males descendant from a common ancestor including their wives and daughters. Co-partners की अगर बात करूं तो members within 4 degrees including the कर्ता are the co-partners. Co-partners मतलब co-partners के पास होता है right to partition. ठीक है, समझो,
आपके जो डॉटर्स होते हैं ना, उन लोगों के पास आज की डेट में को पार्सनरी राइट है, लेकिन सर 6 सितंबर 2005 के पहले उन लोगों के पास नहीं थे। 6 सितंबर 2005 से डॉटर्स को भी इक्वल को पार्सनरी राइट्स ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है सर। ओनली को पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टीशन, वाइव्स एंड डॉटर इन लॉज डू नॉट। बहुत बढ़िया। एचयूएफ का जो स्टेटस है वो आपको बाय बर्थ मिलता है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर मेरी वाइफ और मेरे को बच्चा होता है तो बाय बर्थ उसके पास हमारे प्रॉपर्टी में राइट्स होंगे, उस चीज़ के लिए उसको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है सर, ये भी समझ गया। JN 6 की अगर बात करूं तो ऑल्सो कंसिडर्ड एचयूएफ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑल्सो डज नॉट इंडिकेट दैट एन HUF एज एन असेसेबल एंटिटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स ऑफ और 2 को पार्टनर्स। ये भी मैंने आपको बोला कि कम जरूरी नहीं है कि एक HUF क्रिएट करने के लिए कम से कम 2 लोग हों, ऐसा बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है। Under the Income Tax Act 1961, Jain undivided families and Sikh undivided families would also be assessed as a HUF। ठीक है, क्योंकि सेम लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। ठीक है सर, यहाँ तक अगर आपको समझा तो आप एक बार इधर आओ, मैं आपको एक HUF का चार्ट बताता हूँ। ये चार्ट से आपको और क्रिस्प तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। देखो सर, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला कि सर आपको पता है बॉलीवुड की सबसे फेमस फैमिली जो है दैट इज़ द कपूर फैमिली, राइट। कपूर फैमिली का मतलब जो एकदम जो बड़ा जिसको बोलते हैं स्टार जो था, फर्स्ट ऑफ द स्टार्स, राइट, वो थे राज कपूर साहब। तो जो राज कपूर सर थे उन्होंने अपनी एक HUF खोली और उन्होंने शादी करी कृष्णा नाम की एक एक्ट्रेस से। ठीक है। तो जब कृष्णा नाम की एक्ट्रेस से शादी करी तो क्या कृष्णा उस HUF का मेंबर बन सकती है? सर अभी तो आपने बताया था कि वाइफ्स HUF के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि वाइफ जो है वो HUF की मेंबर बन जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आगे चल के इन दोनों को बच्चे हुए। ठीक है, रणधीर और ऋषि। कौन बच्चे हुए सर? रणधीर और ऋषि। रणधीर ने शादी कर ली बबीता से और ऋषि ने शादी कर ली नीतू से। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो रणधीर और ऋषि हैं क्या ये लोग HUF के मेंबर बनेंगे? सर बिल्कुल बनेंगे। राज कपूर के लीनियली डिसेंडेंट बच्चे हैं तो ये तो HUF के मेंबर बिल्कुल बनेंगे। सवाल आता है कि क्या इनकी वाइफ्स मेंबर बनेगी HUF की? सर बिल्कुल बनेगी। आपने बोला था डॉटर इन लॉ जो होती है वो HUF की मेंबर बनती है, तो ये भी HUF की मेंबर बनेगी। ठीक है सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सर रणधीर और बबीता को 2 बेटियां हुई, करिश्मा और करीना, और ऋषि और नीतू को 2 बच्चे हुए, रणबीर और रिद्धिमा। क्या ये लोग आपके HUF के मेंबर बनेंगे? राज कपूर का जो HUF है, क्या करिश्मा, करीना, रणबीर और रिद्धिमा उस HUF के मेंबर बनेंगे? सर बिल्कुल बनेंगे। आपने क्या बोला था? 4 जनरेशन्स तक के HUF के मेंबर बन सकते हैं। तो करिश्मा, करीना, रणबीर और रिद्धिमा जो हैं ये भी उस HUF के मेंबर बिल्कुल बनेंगे। क्लियर है सर? ठीक है। आगे चल के करिश्मा जो है, करीना जो है और रिद्धिमा जो है, उन लोगों की शादियां होती है। करिश्मा शादी करती है संजय से, उसको 2 बच्चे होते हैं, समायरा और कियान। करीना शादी करती है सैफ से, उसको 2 बच्चे होते हैं, तैमूर और जे। रिद्धिमा शादी करती है भरत से और उनको बेटी होती है समारा, राइट। तो क्या ये संजय, सैफ, भरत ये लोग HUF के मेंबर बनेंगे? द आंसर इज नो। मैंने आपको बोला था दामाद लोग HUF के मेंबर नहीं बनते, साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं ये लोग भी HUF के मेंबर नहीं बनेंगे। ऑन द अदर हैंड रणबीर जो घर का पोता है, ये अगर आगे चल के शादी करता है जो कि इसने करी आलिया भट्ट से, तो आलिया भट्ट क्या आपके HUF की मेंबर बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर, वो आपकी डॉटर इन लॉ है, वो HUF की मेंबर बनेगी। ठीक है। उसके बाद क्या राहा आपके HUF की मेंबर बनेगी? सर बिल्कुल बनेगी सर, वो आपके घर की बेटी है, राहा भी HUF का मेंबर बनेगी। समझ में आएगी? तो सर HUF का मेंबर कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा? सर जो कहीं पे भी मैंने येलो किया है और जहाँ कहीं पे भी मैंने टिक मार्क मारा है वो सब मेंबर बन सकते हैं। बेसिकली जहाँ जहाँ पे रेड क्रॉस मारा है वो लोग HUF के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है सर। तो सर एक और एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने ना जगह जगह पे येलो हाईलाइट किया है। तो ये येलो हाईलाइट करने का क्या मतलब है? ये येलो हाईलाइट करने का ये मतलब है कि ये जो लोग हैं ना HUF के, इन लोगों के पास को पार्सनरी राइट्स है। अगर आप देखो तो मैंने कहाँ पे हाईलाइट नहीं करा? कृष्णा पे, बबीता पे, नीतू पे और आलिया पे, इन लोगों पे मैंने हाईलाइट नहीं करा। विच मीन्स घर की
बहुएं और जो वाइफ होती है वो लोग HUF में को पार्सनरी राइट्स नहीं मिलता, उन लोगों को को पार्सनरी राइट्स नहीं मिलता। आई होप इट इज़ क्लियर कि किसको को पार्सनरी राइट मिलता है, किसको नहीं मिलता, कौन HUF का मेंबर बनता है, कौन HUF का मेंबर नहीं बनता। क्लियर है क्या सर? आई गेस ये जो फैमिली चार्ट अपन पढ़ रहे हैं इससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, चलो आओ आप अगले पॉइंट पे। यहाँ पे क्या लिखा है सर? देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ की जो है ना 2 स्कूल्स होती है। हिंदू लॉ में देर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। एक होता है मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, दूसरा होता है दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो क्या मतलब सर? देखो, जो दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है ना, इट इज प्रेविलेंट इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। कहाँ पे प्रेविलेंट है सर? ये वेस्ट बंगाल और आसाम में। तो वेस्ट बंगाल और आसाम में अगर प्रेविलेंट है तो इसका ये मतलब कि रेस्ट ऑफ इंडिया में जो प्रेविलेंट है दैट इज मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अगर वेस्ट बंगाल और आसाम में सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपका ये वाला एप्लीकेबल होता है, क्या बोलते हैं, दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा होता है। बट दोनों में फर्क क्या है सर? मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में आपको प्रॉपर्टी में राइट्स एक्वायर हो जाते हैं बाय बर्थ। आपको हर चाइल्ड इन द फैमिली इज अ को पार्टनर, एवरी चाइल्ड इन द फैमिली इज अ को पार्टनर, बट दैट इज नॉट द केस इन दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। वहां पे सर आपको वेट करना पड़ता है आपके फादर के डेथ तक टू गेट द प्रॉपर्टी राइट्स, राइट? जैसे पापा और चाचा अगर जिंदा हैं, दादाजी नहीं है, तो पापा और चाचा के पास प्रॉपर्टी में राइट्स होंगे, आप लोगों के पास नहीं होंगे। ठीक है, जो जिसके भी फादर और चाचा हैं उन लोगों के पास होंगे। ठीक है, एक्स नाम का एक बंदा है, उसके पापा की डेथ हो जाती है, तो अब चाचा के साथ एक्स को प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाएंगे। सो टू गेट द प्रॉपर्टी राइट्स यू विल हैव टू वेट टिल योर फादर्स डेथ। ऐसा होता है दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ में, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में। क्लियर है सर? चलो, ये था आपका हिंदू लॉ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डेफिनेशन। अरे यस और नो, हाँ या ना? एक छठवां पॉइंट आज अपन और कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। सर हमने सबसे पहले देखा टैक्स का क्या मतलब होता है, फिर हमने देखा हमारे ऊपर टैक्स क्यों लेवी किया जाता है। तो टैक्स का मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। 2 टाइप से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन पे लगाया जाता है, जहाँ पे जो कमाता है उसको ही भरना पड़ता है, वो किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, बराबर है सर? वहाँ पे भी आप जो है बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। फिर टैक्स लेवी क्यों किया जाता है? अपने को फैसिलिटी देने के लिए। पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होता है। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया अपन ने पढ़ा कि इनकम टैक्स एक्ट से बनता है, रूल से बनता है, फाइनेंस एक्ट से बनता है, सर्कुलर नोटिफिकेशंस एंड आपके लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स यानी कि केस लॉस से बनता है। फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर देखा, पर्सन का डेफिनेशन और असेसी का डेफिनेशन देखा। फिर आपको मैंने असेसमेंट क्या होता है, इंडिया क्या होता है ये बताया, और अभी अपन ने इमीडिएट बेसिस पे जो है, रिसेंट बेसिस पे जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डेफिनेशन केटर किया। अब अपन क्या करेंगे सर? अब अपन देखेंगे अपना जो चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है सर, अपना जो जनरल रूल है, जनरल रूल क्या बोलता है कि आप जो कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर में कमाओगे वो टैक्सेबल होगी सर असेसमेंट ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर की इनकम विल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं सर, देर आर 5 एक्सेप्शंस टू दिस थिंग। ठीक है, वो 5 एक्सेप्शंस क्या है? 5 एक्सेप्शंस इस रूल के ये हैं कि भाई साहब कुछ केसेस में, यानी कि 5 केसेस में इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। आपको असेसमेंट ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मेमोरी टेक्निक है स्पा पे डिस्काउंट। क्या बात कर रहे हो सर? स्पा पे डिस्काउंट, व्हाट डज दैट मीन? सर देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ, सॉरी एक मिनट रुको पहले। सर एस से आता है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, पी से आता है पर्सन लिविंग इंडिया, ए से आता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट। ठीक है, स्पा हो गया। पे से आता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस, एंड डिस्काउंट से आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ सर। अब देखो मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूँ ये स्पा पे डिस्काउंट का फंडा। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो सर। सबसे पहले ये कौन है? बिल्लू। कौन है ये सर? बिल्लू है, बिल्लू।
तो बिल्लू अगर समझ के चलो शिपिंग बिजनेस का धंधा करता है, ठीक है। ये अपने अमेरिका से शिप के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू कुछ माल लाता है और इंडियन डॉक पे अनलोड कर देता है, और वहाँ से बिना कुछ टैक्स पे किए निकलने को देख रहा है। आप मुझे एक बात बताओ कि हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, क्या पता ये वापस ही ना आए। खतरा है कि साला अगर ये वापस ही नहीं आएगा तो हम इससे टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, राइट। तो ऐसे केसेस में अपन क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर नॉन रेसिडेंट बंदा शिपिंग बिजनेस करने इंडिया आ रहा है, तो जब तक तू टैक्स का पेमेंट नहीं करता या वो रिक्वायर्ड टैक्स अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं करता, हम तुझे इंडिया छोड़ के नहीं जाने देंगे, ठीक है। हम तुझे इंडिया छोड़ के जाने ही नहीं देंगे, तू पहले टैक्स का पेमेंट कर या टैक्स का कुछ अरेंजमेंट कर। ये होता है पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ऐसे केसेस में अगर इस इंसान ने 25-26 में कुछ इनकम कमाई, तो यूजुअल केसेस की तरह हम 26-27 के असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर असेसिंग ऑफिसर को सब कुछ सही लगा तो वो इस बिल्लू नाम के नॉन रेसिडेंट बंदे पे 25-26 में कमाई हुई इनकम पे 25-26 में ही टैक्स लगा देगा, ठीक है सर। अगला सुनो, पी से अपने को क्या बताया था मैंने, पर्सन लीविंग इंडिया विदाउट एनी इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक। इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है। विजय माल्या नाम का बंदा है जो कि कुछ घपला कर दिया, ठीक है। हमको हिंट मिली है कि इसको बहुत सारा टैक्स का पेमेंट करना बाकी है। ये इंडिया छोड़ के रवाना होने को देख रहा था, ठीक है, एंड विदाउट एनी इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक। तो ऐसे केसेस में सरकार को लगा भाई साहब खतरा है, बहुत सारा टैक्स का पेमेंट अटक सकता है, तो एक काम करो, इसकी इनकम को, इस साल की इनकम को इसी साल में टैक्सेबल कर दो, मत रुको अगले साल तक। क्योंकि ये जो विजय माल्या नाम का बंदा है ना, इसका कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया वापस लौट के आने का। तो असेसिंग ऑफिसर अगर चाहेगा तो इसकी प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल कर देगा, राइट है सर। अगला है सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एजीपी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्पस। आईपीएल होता है, 2.5-3 महीना चलता है, ठीक है। तो वो उस दौरान MS धोनी और सुरेश रैना ने एक बैट की कंपनी खोली, और उन लोग का मेन मोटिव है कि हमको आईपीएल में खेलने वाले जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको बैट सप्लाई करना है। तो इनका काम जो है सिर्फ 2.5-3 महीने का ही है। ये एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए एसोसिएशन हुआ है इनका। तो ऐसे जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिसके इवेंट कंप्लीशन के बाद दे आर लाइकली टू डिसॉल्व। तो ऐसे केसेस में भाई साहब हम वेट नहीं करेंगे आपके अगले साल तक, आपकी इस साल की इनकम को इसी साल में हम क्या करेंगे, आपके डिसोल्यूशन की डेट तक टैक्सेबल कर देंगे, जितनी भी आपने इनकम कमाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पा। पे से आता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू इवेट टैक्सेस या अवॉइड टैक्सेस। इसका क्या मतलब, सर आपने रेड मूवी देखी है, सर देखी है। रेड मूवी में आपने देखा था ये जो सौरभ शुक्ला नाम का एक बंदा था, इसका रियल नेम है सौरभ शुक्ला, डोंट नो मूवी में क्या नाम था, ठीक है। इनके घर पे रेड पड़ती है। तो ऐसे में अगर मैं आपको रियल लाइफ में बोलूं कि अगर मेरे को पता है कि मेरी एक पर्टिकुलर साल में बहुत भयंकर तगड़ी इनकम आने वाली है, राइट, ठीक है। जैसे सौरभ शुक्ला को आइडिया था कि उसकी बहुत भयंकर इनकम आने वाली है, बहुत भयंकर इनकम पे टैक्स आने वाला है, बट और इसको मन नहीं था कि मैं इतना टैक्स भरूं। तो इसने क्या किया, ये सोच रहा है, इसका इंटेंशन है कि मैं ना, मेरी जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर मैं टैक्स नहीं भरूंगा तो सरकार मेरी प्रॉपर्टी जब्त करेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, होशियारी करता हूँ, और मेरी सारी जो प्रॉपर्टी है वो मैं किसी और के नाम कर देता हूँ। क्योंकि अगर मेरे नाम पे रहेगी तो फिर तो वो बिकने का या कब्जा होने का खतरा रहेगा। अगर मेरे नाम पे ही नहीं रहेगी तो तुम लोगे क्या, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, सोचता है ऐसा कि मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि मैं टैक्स अवॉइड कर सकूँ। सरकार को अगर इस चीज़ का टिप मिल गया या उनको इस चीज़ का आभास हो गया, वो 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, और उनकी इच्छा अगर हुई तो वो आपकी इस साल की इनकम को इसी साल में टैक्सेबल कर देंगे। दे विल नॉट वेट टिल द असेसमेंट। समझ में आया, ये हो गया पे, स्पा पे। डिस्काउंट से था डिसकंटिन्यूड बिजनेस। जेट एयरवेज का धंधा हो गया चौपट, ठीक है। 23-24 के साल में अगर से फॉर एग्जांपल, तो वो 23-24 की इनकम जो कि यूजुअली 24-25 में टैक्सेबल होती थी, वो लोग अब वेट नहीं करेंगे। असेसिंग ऑफिसर के पास पूरा मौका है, इट इज़ एट हिज डिस्क्रिशन, कि वो चाहे तो 23-24 की इनकम को 23-24 में ही टैक्सेबल कर दे। अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन जितना भी इनकम कमाए 23-24 में, उसी साल में वो टैक्सेबल कर दे, अगले साल तक वेट ना करे, ठीक है। तो ये होता है आपके एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। जनरल रूल तो बोलता है प्रीवियस ईयर की इनकम विल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, बट उसके एक्सेप्शंस बोलते हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर को आप प्रीवियस ईयर की इनकम को आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल कर सकते हो इन द फॉलोइंग 5 केसेस। पहला,
स्पा पे डिस्काउंट में पहला था सर सबसे पहले शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, दूसरा था पर्सन लाइकली टू लीव इंडिया विदाउट एनी इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक, तीसरा था पर्सन फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, चौथा था पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस, एंड पांचवा था डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ठीक है सर, समझ में आया क्या? अगर आप नोट्स में देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर। यहाँ पे हमने लिखा है क्या लिखा है हमने, शिप owned or chartered by a non-resident cannot leave an Indian port unless tax is paid or an arrangement is made for the payment. छोड़ के नहीं जा सकते। If an individual is likely to leave India without returning, without any intentions of returning, तो tax is levied on their income up to the departure date in the current assessment year. इसी साल में हम आपकी इनकम पे टैक्स लगा देंगे, अगले साल तक नहीं रुकेंगे। If AOP BOI is likely to dissolve within the same year or the next year, the assessing officer can tax its income up to the resolution date in the same year itself. They will not necessarily wait till the next year. ठीक है सर। If a person is suspected of transferring assets to evade tax, their income up to the date of the proceedings is taxable in that assessment year. ठीक है सर। अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने को डाउट हो चुका है कि ऐसा कर सकता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, इवेड करने के लिए, तो हम उसकी उस साल की इनकम को उसी साल में टैक्सेबल कर देंगे। एंड डिसकंटिन्यूड बिजनेस बोलता है कि इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड द असेसिंग ऑफिसर कैन एट हिज डिस्क्रिशन टैक्स इट्स इनकम फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस ईयर अंटिल द डिसकंटिन्यूएशन डेट। समझ में आया क्या सर? अरे हाँ या ना तो बोलो। क्लियर है क्या बॉस? चलो सर, अगर यहाँ तक आपका चीज़ें क्लियर है, ठीक है, तो अपन ने आज 6 पॉइंट्स कवर करे। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्लास का एजेंडा होने वाला है पूरा का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर समझने का। ठीक है, अपन कोई बहुत लंबे चौड़े क्लासेस नहीं रखने वाले, शॉर्ट क्लासेस रखेंगे ताकि आप कम टाइम में एफिशिएंट तरीके से अच्छा खासा फोकस करके पढ़ाई कर सको। ठीक है, हाँ, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करेंगे तो हो सकता है अपने लेक्चर 2-2 घंटे के भी रहें, बट नहीं तो अपने लेक्चर 1-1.5 घंटे के ही रहने वाले हैं। क्लियर है क्या बॉस? राइट, चलो, तो यहाँ पे आपका जो है पहला क्लास ओवर करने की इच्छा रखता हूँ मैं, ताकि आपको पहले क्लास में बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। राइट सर? ठीक है, चलो गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आज के क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बार अपने एंड पे उसको अच्छे से रिवाइज करो, सो दैट आपको अगले क्लास में जब मैं फटाफट इसका रिवीजन कराऊंगा तो आपको बहुत रिलेटेबल लगे और ऐसा लगे हाँ भाई फट से पूरा का पूरा पिछले क्लास का जितना पढ़ा था सब याद हो गया। राइट, तो वो चीज़ आप प्लीज़ अपने एंड पे करना। पहले दिन से मैं आपको रोज़ बोलता रहूँगा कि प्लीज़ इस क्लास का आज घर पे जाके पढ़ना या क्लास के बाद पढ़ना, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो चीज़ फॉलो करो। ठीक है गाइज, तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सुपर सून।